नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एसपी विधायक इरफान सोलंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इरफान के साथ उनका भाई भी गिरफ्तार। कमिश्नर ऑफिस में दोनों ने सरेंडर किया था। सरेंडर के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो इरफान सोलंकी अपने भाई समेत गिरफ्तार। आपको बता दें कि लंबे समय से फरार चल रहे थे सपा नेता और कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था और अब उन्होंने सरेंडर करने की कोशिश की। उसी दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। भाई के साथ इरफान सोलंकी गिरफ्तार कर लिए गए। एसपी विधायक ने सरेंडर किया और फिर वहीं पर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फरार चल रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी हुई है। सरेंडर करने पहुंचे थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस मामले में बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का बयान भी सामने आया था। पुलिस के सामने सरेंडर करने की बात कही थी इरफान सोलंकी के और अब सरेंडर के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया गया है इरफान सोलंकी को। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सरेंडर करने की कवायद और उसके बाद इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी भाई समेत। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और फरार चल रहे थे सपा विधायक। अब शिकंजे में आ चुके हैं इरफान सोलंकी। इरफान सोलंकी को उनके भाई के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरेंडर करने के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे। लंबे समय से फरार चल रहे थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इरफान के खिलाफ दंगा और आगजनी मामले के अलावा फर्जी आधार कार्ड के जरिए हवाई यात्रा करने का केस भी दर्ज है। तो इरफान सोलंकी जो गिरफ्तारी से बचते चल रहे थे, फरार थे, आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो गई। कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर करने पहुंचे और वहीं पर गिरफ्तारी हो गई। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर आपको बताएं। मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। मूसेवाला मर्डर मामले का मास्टरमाइंड कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़, उसे पकड़ लिया गया है। एनआईए ने कैलिफोर्निया से गिरफ्तार किया है। इंटरनेशनल सोर्स से गोल्डी की जानकारी मिली। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से ये खबर। ये और बड़ी खबर, मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड पराली से बायो एनर्जी बनाने के लिए वो आ चुकी है। हर रोज कोई ना कोई इंडस्ट्रियल्स अपने पंजाब में जो है इन्वेस्ट। तो यहाँ पंजाब के सीएम इस बारे में जानकारी भी देते हुए मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। एनआईए ने गिरफ्तारी की। लगातार नजर रखी जा रही थी। लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा था। कनाडा से अमेरिका पहुंच गया था लेकिन वहां पर भी नजर रखी गई। लोकेशन को खंगाला गया और उसके बाद इंटरपोल से भी संपर्क साधते हुए उसके पास पहुंचकर मूसेवाला मर्डर केस के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को आखिरकार पकड़ लिया गया। एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड कैलिफोर्निया में पकड़ लिया गया गोल्डी बराड़। बढ़ते आगे, G20 की कमान आधिकारिक रूप से भारत के हाथ आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। उन्होंने संदेश साफ दिया कि अब समय पुरानी घिसी पिटी मानसिकता में फंसे रहने का नहीं है, बल्कि बदलती टेक्नोलॉजी और बदलते तरीकों के बीच खुद को बदलने का वक्त आ चुका है। दुनिया के बदलते तौर तरीकों के साथ दौड़ने का समय आ गया है। इस मंच के जरिए भारत सरकार भारत की वैश्विक क्षमता को दिखाने की कोशिश करेगी। ये बताने की कोशिश करेगी कि कैसे भारत विश्व के बदलते तौर तरीकों के साथ भारत में तमाम विरासत को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसे वैश्विक पहचान दिलाने की कोशिश भी होगी। भारत सरकार G20 सम्मेलन को सफल बनाने के लिए तैयारियां भी शुरू कर चुकी है। इस मंच से दुनिया को संदेश देने पर भारत सरकार सबसे ज्यादा जोर होगा भारत सरकार का और इसके लिए भारत सरकार ने G20 का नया लोगो भी जारी किया है। और आपको बताया G20 आखिर क्या है। 20 देशों का ये एक समूह है जिसका अध्यक्ष बना है भारत। अर्थव्यवस्था पर इसमें चर्चा होती है। 20 सबसे मजबूत देश, हर साल राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होती है और 1999 में आपको बता दें कि G20 की स्थापना हुई थी 1999 और 1997 में G7 की स्थापना हुई थी। 20 देश साथ आए और उसके बाद G20 बना। G20 ने आकार लिया, अस्तित्व में आया।
G20 20 मजबूत शक्तिशाली देशों का ये एक समूह जिसकी अध्यक्षता अब भारत के हाथ में है। और इसके बाद पीएम मोदी का विजन सामने आया है। तैयारी शुरू हो गई है कि इस एक साल में कैसे बदला जाए वैश्विक व्यवस्था को। आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पर नजर रहेगी, चर्चा होगी और साथ ही कैसे सबको सुधारा जाए। आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य, ये जब समस्याएं सामने आ रही हैं उनका हल कैसे निकाला जाए, उस पर एक मत कैसे हुआ जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती। लेकिन पीएम मोदी का विजन साफ है और अभी नई शुरुआत हो चुकी है और ये दिखाने की भी कोशिश कैसे एक वैश्विक नेता के तौर पर सर्वसम्मति पीएम मोदी के पक्ष में पूरी दुनिया में बनती नजर आ रही है। और अब तो G20 की अध्यक्षता भी पीएम मोदी के हाथों में है। तो पीएम मोदी ने G20 के आधिकारिक रूप से अध्यक्षता मिलने के बाद एक कई ट्वीट भी किए और जिसके जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे भारत सरकार G20 के मंच के जरिए भारत को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ किन मुद्दों पर बात करेगी। तो आपको बताएं कि किन मुद्दों पर फोकस रहेगा। आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा, लगातार भारत इसकी तरफ दुनिया को दिखाता रहा है कि आखिर आतंकवाद कितना बड़ा एक सबके लिए मुसीबत ये बन सकता है। भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, G20 समूह में ये कौन है? तो ये 20 देशों का, शक्तिशाली देशों का समूह। भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, ये भी इसका हिस्सा। चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, ये G20 में ये देश भी हैं। और जब ये सभी देश साथ बैठते हैं तो पूरी दुनिया इसकी तरफ देखती है। इस लिस्ट में इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब भी हैं। तो जो 20 सबसे शक्तिशाली देश हैं दुनिया के, वो G20 में, और इसकी अध्यक्षता अब भारत के हाथ में है। एक नई इबारत लिखी जाएगी। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया भी इसमें शामिल है, यानी विश्व के सबसे शक्तिशाली जो देश हैं वो इसमें शामिल है। और वो किस तरीके से यहाँ पर फैसले लेते हैं उस पर भी सबकी नजर रहती है कि आखिर यहाँ से कौन कौन सी बातें सामने आएंगी, किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, आम सहमति बनेगी। तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ये भी इस लिस्ट में है। तो जो सबसे शक्तिशाली देश हैं वो इस लिस्ट में है, इस G20 समूह में है। और दुनिया की जीडीपी में 85% हिस्सेदारी है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उसमें अब भारत की भूमिका बढ़ चढ़कर बन रही है। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है भारत की, इसलिए उस लिहाज से भी काफ़ी अहम है। व्यापार में 20 देशों का 80% हिस्सा है, यानी तमाम जगहों पर देखा जाए हर चीज़ में यहाँ पर G20 काफ़ी आगे। और इसीलिए सिर्फ ये 20 देश कैसे पूरी दुनिया को डिक्टेट कर सकते हैं, इसके फैसले पूरी दुनिया को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दुनिया की 2/3 आबादी यहाँ रहती है, सिर्फ 1/3 आबादी बाकी दूसरे देशों में, और सिर्फ 20 देशों में 2/3 आबादी। कितनी ऊंची मजबूत साउंड यहां से आवाज जा सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। जाहिर तौर पर 80-85% की जब हम बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया के लिए यहां से एक ही आवाज आती है। तो आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा चैलेंज है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी तरफ इशारा करते रहते हैं कि आखिर आतंकवाद से किस तरह से सबको मिलजुल कर लड़ना है और आतंकवाद की तरफ से आंखें फेरने की जरूरत नहीं है, जैसा कि कई बार अमेरिका भी करता रहा है, कई दूसरे देश करते रहे हैं, पश्चिमी देश करते रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का एक मुद्दा है जिसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी से अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो कहा जाता है कि 2050 तक हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी आबादी अभी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, उन तक कैसे वो सुविधाएं पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को स्वस्थ बनाया जाए, इन सब की तरफ जो है वो ध्यान दिए जाने की बात है। G20 को जन आंदोलन बनाना है, यानी कि सबको उसमें लेकर सब समाहित प्रयास इसके लिए करना है। G20 को जन आंदोलन बनाना है, एक एक आदमी को उससे जोड़ना है। ये नहीं कि ये सिर्फ कुछ समूह का, कुछ लोगों का एक ग्रुप है और वो काम कर रहा है, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। एक एक आदमी को उससे जुड़ना होगा, ये लक्ष्य है। G20 का घर घर तक पैगाम पहुंचाना है, हर घर में पैगाम पहुंचे कि लक्ष्य क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, हमारी कोशिश क्या है और हम क्या कर सकते हैं। G20 से विरासत को पहचान दिलाना है। हमारी विरासत जो जबरदस्त, पूरी दुनिया में अगर भारत की विरासत को देखा जाए तो इससे ज्यादा
आगे कोई और दूसरा देश नहीं नजर आता है। G20 को वैश्विक स्तर पर सफल बनाना है, क्योंकि कई बार फैसले लिए जाते हैं तो उन फैसलों की तरफ से ऐसा नहीं लगता कि सहमति बन रही है उन्हें लेकर, लेकिन सफल बनाना है तो सबको उससे सहमत सबको होना होगा। चीन से बड़ा बनाने की योजना है G20 को, यानी चीन की जो इकोनॉमी में दखल है और पूरी दुनिया पर ऐसा लगता है कि ट्रेड के मामले में भी चीन का दबदबा है, वो भी कम करना है। G20 का इंडोनेशिया से बेहतर प्रेजेंट करना है। इंडोनेशिया में जो अभी बैठक हुई थी उससे बेहतर बनाना है। भारत में किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभरा है और इसे और मजबूती देनी है। 5 से 7 दिसंबर तक उदयपुर में बड़ी बैठक होगी इसे लेकर। तो 5 से 7 दिसंबर तक उदयपुर में जो बैठक होगी उसके लिए जबरदस्त तैयारी शुरू हो चुकी है। G20 के तहत उदयपुर में ये पहली बैठक होगी, यानी जिस दिन से कमान हाथ में आई है उस दिन से तैयारी शुरू हो चुकी है और पहली बैठक में ही ट्रेलर दिख जाएगा कि आगे किस तरह की फिल्म आने वाली है, किस तरह का अंजाम होने वाला है, किस तरह के फैसले लिए जाने वाले हैं, किस तरीके से सर्वसम्मति बनाई जाएगी। राजस्थान की कला संस्कृति विरासत पर भी फोकस होगा, क्योंकि राजस्थान में अपनी विरासत है और उस पर भी फोकस होगा। तो G20 की ये पहली बैठक, साथ ही साथ प्राकृतिक सौंदर्य बेहतरीन छवि को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य की कोई कमी नहीं है। भारत के किसी भी हिस्से में चले जाएं वहां पर खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। साल भर में 55 जगहों पर 200 बैठकें होंगी। 55 जगहों पर 200 बैठक अपने आप में काफ़ी मायने रखती है और इसमें बहुत सारे फैसले लिए जा सकते हैं। 32 सेक्टर पर भारत सरकार का फोकस रहेगा, 32 सेक्टर पर ये खास फोकस। तो ये जो है वो कोर सेक्टर जो हो सकते हैं, आदिवासी क्षेत्र कोटरा को भी इसमें प्रमोट करेंगे। तो आदिवासी इलाकों पर भी पूरा ध्यान है, यानी जब सबको लेकर साथ चल रहे हैं तो उसमें आदिवासी इलाका कहीं छूटेगा नहीं। G20 में पेश हो सकती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शिक्षा को बढ़ावा देना है, हर किसी को शिक्षित करना है, कोई भी यहाँ पर अशिक्षित नहीं होगा। तो ये यहाँ पर एक कोशिश, ये लक्ष्य, टॉप यूनिवर्सिटी को भारत लाने की भी कोशिश होगी। यूनिवर्सिटी के मामले में अगर देखा जाए तो IITs, IIM ये अपने आप में ही पूरे विश्व में उसकी तरफ देखा जाता है, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी को भी लाना होगा। भारत की विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने पर भी फोकस होगा। तो ये तमाम ऐसी अभी से ये लक्ष्य तय कर लिया गया है और बैठक भी उदयपुर में होने वाली है। इसके अलावा 200 बैठकें होंगी। तमाम ऐसी प्रक्रियाएं अभी से शुरू हो चुकी हैं। और देखिए, शेरपा सम्मेलन, सिटी पैलेस और सांस्कृतिक विरासत, धरोहरों की कोई कमी नहीं है। फतेह प्रकाश G20 का अध्यक्ष भारत बन चुका है और इसकी अध्यक्षता अब भारत के हाथों में आ चुकी है और अभी से मिशन शुरू हो चुका है। विजन प्रधानमंत्री का क्या है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आतंकवाद भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर लगातार बातचीत होती है और पड़ोसी देश से जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है उसकी तरफ भारत लगातार विश्व का ध्यान दिलाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग अपने लाभ के लिए, अपने निजी हित के लिए उसकी तरफ से आंखें मूंद लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़ती असमानता है उसे दूर करना होगा। जो असमानता बढ़ रही है, जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हो रहे हैं, जो गरीब हैं वो काफ़ी गरीब हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बराबरी की तरफ लाने की कोशिश होनी चाहिए। जो बढ़ती असमानता है उसे दूर करना होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है दुनिया के सामने। विफल होती आर्थिक प्रणाली, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और PM के विजन में इस पर भी नज़र है कि आर्थिक प्रणाली को विफल नहीं होने देना है। दुनिया की इस बड़ी चुनौती का हमें पुरजोर तरीके से सामना करना है। खराब होता पर्यावरण, पर्यावरण को लेकर बहुत सवाल उठते हैं और साथ साथ कार्बन एमिशन को लेकर भी कहा जाता है कि उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। जो अमीर देश हैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब घिसी-पिटी मानसिकता में फंसे रहने का समय नहीं है। मानसिकता को सही करें और उसके हिसाब से अब काम करने का और फैसले लेने का वक्त आ गया है। घिसी-पिटी मानसिकता से काम नहीं चलेगा, उसमें फंसे रहने का समय नहीं है। अपने देश को देखें, पड़ोस को देखें, पूरे विश्व को देखें। ये समय हमारी आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरित होने का है। जो रिच परंपरा जो कहते हैं उसको लेकर चलने से समाधान निकलेगा। वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। मोदी का विजन ये स्पष्ट है, साफ है कि इसे हम किस लक्ष्य के साथ काम करेंगे। भारत आगामी वर्षों में वैश्विक भलाई के लिए काम करेगा, यानी सिर्फ अपनी भलाई ना हो, सबकी भलाई हो, वैश्विक भलाई हो, वो सोचकर
उसको मद्देनजर रखते हुए काम करेगा। समावेशी, महत्वाकांक्षी, एक्शन ओरिएंटेड और निर्णायक एजेंडे के आधार पर काम करना है। यानी सबको देखते हुए महत्वाकांक्षी होना चाहिए और साथ ही साथ अध्यक्षता एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम से प्रेरित है भारत की G20 अध्यक्षता। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, सबके भविष्य को लेकर सब कोई अगर मानकर एक यूनिट मानकर चलें इस पृथ्वी को, तब सबका भला होगा। भारत स्थायी जीवन शैली को प्रोत्साहित करने पर जोर देगा। स्थायी जीवन शैली होनी चाहिए और वो ऐसी होनी चाहिए जिससे सबका फायदा हो। यानी सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं, अल्पकालीन नहीं हो, बल्कि ये दीर्घकालीन होना चाहिए। भोजन, फर्टिलाइजर और मेडिकल उत्पादों को वैश्विक राजनीति के दायरे से बाहर रखने पर फोकस होगा। G20 का नया लोगो, थीम और वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है। तैयारी पूरी हो चुकी है। अध्यक्षता हाथ में आ चुकी है, कमान हाथ में आ चुका है। अब इसके बाद एक्शन लेने का समय है और पीएम मोदी जो शुरू से ही वो जाने जाते हैं एक्शन लेने के। और किन मुद्दों पर फोकस होगा, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, पहले भी रहा है। इसकी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की जाती रही है और एक बार फिर से G20 के प्लेटफॉर्म से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। ऐसी योजना तैयार हो चुकी है, पूरी दुनिया को यह बताया जाएगा। भोजन, ये भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर भोजन के ही सो जाते हैं। फर्टिलाइजर, खाद अगर सही तरीके से मिले तो कृषि क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। तो ये विजन पीएम मोदी का। तो ये पीएम मोदी का विजन और भारत पहली बार G20 देशों की अध्यक्षता करने जा रहा है और इसे लेकर पूरे देश में कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक स्थलों को अगले 7 दिनों तक सजाया जा रहा है और बिहार के सासाराम के ऐतिहासिक शेरशाह सूरी के मकबरे को भी जगमग किया गया। ये तस्वीर आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर, और आप देखिए किस तरीके से बिहार के सासाराम में इस ऐतिहासिक मकबरे को सजाया गया है, रोशन किया गया है। और अब इस तरीके से पूरे देश में ये ऐसे दृश्य दिखाई पड़ेंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा और ये जगमग दिखाई पड़ रहा है बिहार के सासाराम की ये तस्वीर। और वहीं पे सासाराम का किला भी काफ़ी मशहूर है, उसे भी सजाने की कवायद हो रही है। लेकिन फिलहाल हम आपको शेरशाह का ये मकबरा दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से रोशन जगमग दिखाई पड़ रहा है। बढ़ते आगे और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें, आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट जारी है। तिहाड़ जेल में आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट चल रहा है। करीब 5 घंटे चल सकता है पोस्ट नार्को टेस्ट। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट का मिलान किया जाएगा। दोनों में अगर असमानता होगी तो फिर वो सवाल जवाब, और यही ये दौर चल रहा है। एफएसएल की टीम जेल में पूछताछ कर रही है। 4 साइकोलॉजिस्ट पूछताछ कर रहे हैं। केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मौजूद हैं। तो बताया जा रहा है कि करीब 5 घंटे ये टेस्ट चल सकता है। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट का मिलान किया जाएगा। असमानता होगी अगर दोनों में तो फिर पूछा जाएगा कि पहले में आपने ये जवाब दिया और दूसरे में आपने ये जवाब दिया, ऐसा अलग अलग जवाब क्यों दे रहे हैं। 4 साइकोलॉजिस्ट इसके लिए लगाए गए हैं और वो हर एंगल से, दिमाग की बारीकियों से, अगर कितना भी शातिर होगा, सारे सही जवाब सामने आ जाएंगे, ये माना जा रहा है, बताया जा रहा है। 4 साइकोलॉजिस्ट पूछताछ कर रहे हैं। केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी साथ में मौजूद है। नार्को टेस्ट हो चुका है, उसके पहले पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है और एफएसएल की टीम जेल में फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आफ्ताब 4 साइकोलॉजिस्ट पूछताछ उससे कर रहे हैं इस वक्त। केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मौजूद हैं। पोस्ट नार्को टेस्ट चल रहा है तिहाड़ जेल में और अब मिलान किया जा रहा है। जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, नार्को टेस्ट, उसके बाद अब मिलान किया जा रहा है। 4 साइकोलॉजिस्ट पूछताछ कर रहे हैं। केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मौजूद हैं और पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, दोनों में जो असमानता है वहां से अब जुड़े प्रश्न किए जा रहे हैं कि आखिर जवाब में दोनों में असमानता क्यों है, झूठ क्यों बोला गया। अगर कहीं कोई ऐसी बात सामने आई है तो इसे अब सही जो जवाब है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि आफ्ताब ने कई सवालों के सही जवाब दिए। और कन्हैया शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, आपसे जानना चाहेंगे, 5 घंटे तक ये पूछताछ चलेगी, ये बताया जा रहा है। किस किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? 4 साइकोलॉजिस्ट भी इसमें शामिल हैं।
करुण, मैं आपको बता दूं कि इस समय आफ्ताब के जो बैरक में है, इस समय पूछताछ की जो एफएसएल टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है। साथ ही साथ जो इस केस के आईओ हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। महरौली थाना में जो केस की पूरी जांच कर रहे हैं। और यहाँ पर ये वो बैरक है, जेल है, जहाँ पर वो इस समय तिहाड़ जेल में इस समय पूछताछ चल रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी जो टीम है वो वहाँ पर पहुँची है और ये जो टेस्ट है ये देखा जाए तो एक तरीके से नार्को टेस्ट के बाद का ये टेस्ट है, जिसमें सच और झूठ का जो अंतर है वो पुलिस इसकी जाँच करेगी। क्योंकि नार्को टेस्ट में जिस तरीके से बदहोशी में जो आरोपी आफ्ताब ने जो जवाब दिया था, क्योंकि नार्को टेस्ट में एक तरीके की मेडिसिन दी जाती है जिसके बाद उसको याद नहीं रहता कि उसने किस तरीके के जवाब दिए थे। जिस तरीके से नींद में आदमी जब बड़बड़ाता है तो उसको याद नहीं रहता कि क्या क्या उसने बोला था नींद में। तो उस चीज़ों की जो पुलिस ने जो टेस्ट के दौरान जो भी जांच के जो बिंदु हैं वो उन्होंने नोट किए थे और आज वही जो सवाल है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसके बाद पुलिस को ये पता चलेगा कि जो आरोपी आफ्ताब है वो चलिए, यानी कि सवाल जवाब के बाद अब ये पता चल जाएगा कि आखिर सही क्या है, झूठ क्या उसने बोला है। बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने कोर्ट में रिमांड एप्लीकेशन दाखिल की है। इस एप्लीकेशन से खुलासा हुआ है कि घोटाले के आरोपियों ने करीब 170 मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया है। ईडी का यह भी दावा है कि आरोपी सबूत मिटाने के लिए इन मोबाइल फोन्स को नष्ट भी कर दे रहे थे। आपको बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी विजय नायर दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को अलॉट किए गए सरकारी बंगले में रहता था और मुख्यमंत्री केजरीवाल के कैंप ऑफिस में काम करता था। वहीं मंत्री कैलाश गहलोत की बात करें तो वो अपने सरकारी बंगले में न रहकर नजफगढ़ के एक प्राइवेट घर में रहते थे। रवि यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस मामले में और क्या अपडेट मिल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ 170 मोबाइल तो इस पूरे स्कैम में यूज किए ही 14 मोबाइल अकेले डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली मनीष सिसोदिया ने यूज किए। और विजय नायर, कितनी बड़ी बात है कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर के बंगले में रहता था। और साथ ही साथ बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो 170 मोबाइल है उसमें 14 मोबाइल अकेले मनीष सिसोदिया ने यूज किए हैं। और इसमें जो 14 मोबाइल थे, हालांकि 36 मोबाइल ये 170 में से बरामद तो किए हैं। अभी सूत्रों ने जो बताया कि उन 14 मोबाइल जो यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यूज किए थे उसमें से 2 मोबाइल ऐसे हैं जो ईडी जो है बरामद कर पाई है। और जो रिमांड पेपर कोर्ट में इन्होंने दाखिल किया है उसमें इस बात का भी दावा जो है ईडी ने किया है कि यदि ये लोग पूरे इस स्कैम को जो है और अंजाम देने के बाद यदि इक्विपमेंट को, गैजेट को डिस्ट्रॉय नहीं करते तो एक बड़ा खुलासा हम कह सकते हैं कि वो चौंकाने वाला खुलासा हो सकता था। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि जो लिस्ट रिमांड पेपर की सौंपी है उसमें 32वें नंबर पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कविता का नाम भी जो है वो अक्यूज के तौर पर इसमें शामिल किया गया है। तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे यहां तक तो हुए हैं और मोबाइल के राज जो है वो दफन नहीं हुए, क्योंकि वो पूरी चार्जशीट में उनकी कॉल डिटेल यानी कि जिसको इन्वेस्टिगेशन भाषा में सीडीआर बोलते हैं, वो सीडीआर जो है वो रिमांड पेपर के साथ ईडी ने सबमिट की। और ये रवि, ये बात कि कैलाश गहलोत जो है वो अपने सरकारी बंगले में न रहकर नजफगढ़ के एक प्राइवेट घर में रहते थे, और क्या बताया जा रहा है इसके बारे में? देखिए, जहां तक कैलाश गहलोत की बात है वो अपने निजी आवास पर तो रहते थे, लेकिन विजय नायर इसका मेन सूत्रधार था। आपने देखा होगा कि विजय नायर वो शख्स था जिसने इस पूरी पॉलिसी को अमली जामा पहनाया और एंटरटेनमेंट कंपनी जो है ये बॉम्बे में चलाता था। और ये पूरा घटनाक्रम आप समझेंगे तरुण, तो ये यहाँ केवल दिल्ली में नहीं, आपने देखा होगा ईडी ने एक रेड जो है पंचकुला में की थी। बिल्कुल रवि, चलिए बनी रही हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब गुजरात के मेहसाणा हम लिए चलते हैं आपको, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी समग्र विश्वના ધ્યાને મૂક્યો અને 3900 કરોડ રૂપિયા ખર્ચી મોઢેરાની અંદર અનેક ટુરિઝમની યોજનાઓ આ ભારતીય जनता પાર્ટીના 2798 કરોડ રૂપિયા ખર્ચી તારંગા હિલ અંબાજી આબુ રેલવે લાઈન જોડી અને આજે સમગ્ર મહેસાણા અને બેચરાજીમાં ઓટોમોબાઈલ્સનો ઉદ્યોગ વિકસી રહ્યો છે। આપણા ચુવાનિયા નોકરી કરી રહ્યા છે, આપણા ચુવાનિયા લઘુ ઉદ્યોગ નાખી રહ્યા
ગેસના સિલિન્ડર આપવાનું કામ तो दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए अमित शाह बढ़ते आगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने पिता और पूर्व चीफ जस्टिस वी चंद्रचूड़ के एक रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। दरअसल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में 19 सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति होनी है। जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस थे तो तब उनके कार्यकाल में 14 जजों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में उनसे 5 ज्यादा जजों की नियुक्ति होनी है। सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले कॉलेजियम का फिलहाल काम सुप्रीम कोर्ट में खाली 7 वैकेंसीज को भरना है। इन्हें नियुक्त करने की शक्ति सीजेआई समेत 34 जजों के पास है।